आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कैसे एक माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को की घाट उतार सकती है। एक माँ जिसने अपने ही 4 साल के बच्चे को जान से क्या कोई माँ अपने ईगो और गुस्से के कारण से अपने ही 4 साल के बच्चे को मार सकती है? इसका आंसर है हाँ, मार सकती है। अगर सूचना सेठ जैसी माँ हो तो मार सकती है, जिसने अपने हाथों से अपने 4 साल के बच्चे को किया है। इस केस को समझने के लिए जानते हैं सूचना सेठ के बैकग्राउंड के बारे में। सूचना सेठ जो बेसिकली कलकत्ता से बिलोंग करती है। सूचना सेठ जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। सूचना ने संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और एमएससी किया है फिजिक्स में। साथ में डेटा साइंस और एआई टेक्नोलॉजी को लेकर भी पढ़ाई किया है। वो अपने करियर में और बेटर कुछ करने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी। बेंगलुरु में एआई फील्ड में जॉब भी किया है और इनका एक कंपनी भी है माइंडफुल एआई नाम के। सूचना सेठ बहुत साल से बेंगलुरु में काम कर रही थी और काम करते करते वो मिलती है वेंकट रमन से। वेंकट रमन भी अपनी लाइफ में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में केरला से बेंगलुरु आए थे। वेंकट रमन और सूचना सेठ को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी। बेटे के जन्म के बाद दोनों के रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इतना ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि दोनों 2023 में डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। डिवोर्स लेने के समय दोनों को ही बेटे की कस्टडी चाहिए थी। इस बात को लेकर लंबे समय तक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। फाइनली सूचना को बेटे की कस्टडी मिल गई थी, लेकिन दोनों के बीच बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सूचना वेंकट रमन को बेटे से मिलने देने भी नहीं चाहती थी। वेंकट रमन फिर से कोर्ट में अपील करता है अपने बेटे से मिलने के लिए। कोर्ट भी वेंकट रमन को संडे को अपने बेटे से मिलने की परमिशन दे देती है, लेकिन सूचना सेठ को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो हर संडे को कुछ न कुछ बहाना बना के वेंकट रमन को बच्चे से दूर रखती थी। वेंकट अपने बेटे से ना मिल पाए, इसलिए 6 जनवरी 2024 को सूचना बेटे को लेकर गोवा चली जाती है। 6 और 7 जनवरी सूचना अपने बेटे के साथ गोवा घूम रही थी। 7 जनवरी 2024 लगभग 9-10 बजे सूचना होटल स्टाफ को इन्फॉर्म करती है कि सूचना को किसी अर्जेंट कारण से बेंगलुरु जाना होगा। सूचना होटल स्टाफ से एक कैब बुक करने के लिए बोलती है। होटल स्टाफ सूचना को सजेस्ट करते हैं कि कैब से बेंगलुरु जाने का सफ़र महंगा पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए अच्छा है एक फ़्लाइट ले लें। सूचना होटल स्टाफ की बातों को नज़रअंदाज करके कहती है वो सब मैनेज कर लेगी, लेकिन उसे कैब से ही जाना है। उसके बाद होटल स्टाफ कैब ड्राइवर से बात करते हैं और एक कैब ड्राइवर को फाइनल करते हैं जिसका नाम है रॉय जॉन डिसूजा, लेकिन वो 30,000 का मांग करता है। होटल स्टाफ को तब थोड़ा अजीब लगता है जब सूचना 30,000 देने के लिए भी मान जाती है, लेकिन वो सूचना से कुछ नहीं कहता है। रात के करीब 12 बजे कैब ड्राइवर जब सूचना का बैग उठा रहा था तो उसे बैग ज़्यादा भारी लगा, तो उसने सूचना से पूछा इसके बारे में। तो सूचना बताती है बैग में शॉपिंग का सामान है। शॉपिंग थोड़ा ज़्यादा हुआ था, इसलिए बैग भारी है। ड्राइवर भी इस बात को मानकर सूचना को लेके बेंगलुरु जाने का सफ़र शुरू करता है। सूचना के निकल जाने के बाद रूम को साफ करने के लिए जब किसी ने रूम को खोला तो उन्होंने नोटिस किया बेड और फ्लोर में खून के निशान हैं। कुछ देर बाद ही होटल से पुलिस स्टेशन में कॉल जाता है और पुलिस जल्द ही होटल पहुंच जाते हैं। होटल के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने नोटिस किया सूचना आने के टाइम अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन जाने के टाइम वो अकेली थी। पुलिस ने तुरंत ही ड्राइवर को कॉल किया और बच्चे के बारे में पूछा तो ड्राइवर ने बताया मैडम अकेली है, उनके साथ कोई बच्चा नहीं है। तभी पुलिस ड्राइवर के मोबाइल से सूचना से बात करते हैं और बच्चे के बारे में पूछते हैं, तो सूचना बहुत आराम से जवाब देती है बच्चा गोवा में एक रिलेटिव के घर में है। और जब पुलिस एड्रेस मांगते हैं तो सूचना एड्रेस भी दे देती है। पुलिस एड्रेस लेने के बाद बिना देर करे उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस का शक सही होता है जब ये एड्रेस फर्जी निकलता है। इसके बाद पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि बच्चे के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस फिर से ड्राइवर को कॉल करते हैं और उनके लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि सूचना को शक ना हो। पुलिस ड्राइवर को बोलते हैं पास के कोई पुलिस स्टेशन में जाने के लिए और ड्राइवर भी ऐसा ही करता है। वो अपनी कार को एक पुलिस स्टेशन के सामने ले जाता है और उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के साथ गोवा पुलिस की बात करवाता है।
फिर पुलिस सूचना को अपने बैग खोलकर दिखाने के लिए बोलते हैं और बैग में जो सबने देखा वो शायद किसी ने भी सोचा नहीं था। जब सूचना बैग को खोलती है तो ऊपर कुछ कपड़े और खिलौने थे, लेकिन जब ये सब हटाया जाता है तो उसमें मिलता है सूचना का छोटा सा बच्चा जिसका सूचना ने किया है। जब पुलिस पूछते हैं ये बच्चा कौन है तो सूचना बहुत आराम से जवाब देती है, ये मेरा बच्चा है। फिर पुलिस जब पूछते हैं बच्चे का कैसे हुआ है तो सूचना बहुत आराम से बताती है उसे पता नहीं है बच्चे के साथ क्या हुआ है। लेकिन पुलिस सूचना की कोई भी बात को ना मान के अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। होटल रूम का ब्लड डीएनए टेस्ट किया तो पता चला ब्लड सूचना का था, जो उसने भी पहले बताया था क्योंकि उसका पीरियड चल रहा था। ये ब्लड उसका ही है। होटल रूम में उन्हें 2 कप सिरप की बोतल भी मिलती है जो मरने से पहले बच्चे को खिलाया था सूचना ने, और जब वो सो गया था तो उसका गला घोट के मार देती है। लेकिन सूचना पुलिस को बार बार यह बताती है 7 जनवरी को जब वो नींद से उठी तभी अपने बच्चे को पहले से ही देखती है। लेकिन पुलिस के पास सूचना के खिलाफ सारे एविडेंस थे। वेंकट रमन के लिए सूचना का नफरत इतना ज्यादा था कि अपने बच्चे का जान लेना भी उसके लिए मामूली था। वेंकट रमन अपने बच्चे से बार बार मिलना चाहता था, इसलिए सूचना ने अपने बच्चे को ही खत्म करना सही समझा। इस केस से पता चलता है सब पेरेंट होना डिजर्व नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।